एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक नए चैप्टर के साथ। ये है आईसीएसई क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 द पीरियडिक टेबल। ओके, तो आज के वीडियो में हम पीरियडिक टेबल के बारे में, वो कैसे बना, कौन कौन साइंटिस्ट जो थे ये पीरियडिक टेबल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट किए थे, ये सब के बारे में हम देखेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये चैप्टर पे ये हमारा पहला वीडियो है। ओके, तो पहले तो ये पीरियडिक टेबल, यानी कि पीरियडिक टेबल में क्या होता है, हम देखे होंगे एक बहुत बड़ा एक टेबल रहता है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, isn't it? वो पीरियडिक टेबल आज हम यूज करते हैं, दैट इज द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो ये पीरियडिक टेबल में जो वेरियस एलिमेंट्स है उसको कुछ बेसिस पर अरेंज किया गया है। ओके, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब ह्यूमंस जो है, हम हमेशा क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हों, सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हो, इजंट इट? इवन जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे हाउस होल्ड यूजेस के लिए हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, हम उन सबको भी एक सिस्टमैटिक मैनर में रखते हैं, इजंट इट? अगर हम किचन की तरफ देखें, देन किचन में सारे यूटेंसिल्स एक शेल्फ में होते हैं। देन सारे हमारे जो भी स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं वो और एक शेल्फ में होते हैं। ऐसे तो नहीं होता कि हमारा यूटेंसिल्स और स्पाइसेस सारा एक साथ मिलजुला मीन्स बिना कोई ऑर्डर में हम रखें, ऐसा तो नहीं होता ना। और इवन अगर हम अलमीरा की बात करें, देन हमारा कपड़ा एक शेल्फ में, हमारे भाई का कपड़ा और एक शेल्फ में, इस तरह से हम एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखते हैं, इजंट इट? बुक्स भी उसी तरह से हम सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखते हैं। तो इट्स अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी कि हम चीज़ों को उनके सिमिलरिटीज़ या कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर अरेंज करके रखें। ओके, तो वही कॉमन टेंडेंसी से ये जो पीरियडिक टेबल का ये पीरियडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि ये सारे एलिमेंट्स को इस तरह कोई टेबल या कोई चार्ट में प्रेजेंट करने की ज़रूरत क्या है, isn't it? That is the reason for classification of elements. क्यों क्लासीफाई करें एलिमेंट्स को? ओके, तो पहला रीज़न है it helps in studying the elements in an organized manner. ओके, तो इतने सारे एलिमेंट्स है, अराउंड 118 एलिमेंट्स है। तो ये सारे एलिमेंट्स को अगर हम ऐसे हैप्पैजेडली होंगे, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम। बट अगर वो एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज्ड होंगे, देन वी कैन स्टडी अबाउट देम ईजिली। मीन्स हम उन सबके प्रॉपर्टीज़ को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर वो अपने प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्लासीफाइड होंगे तो। ओके, नेक्स्ट है it helps in correlating the properties of elements with the fundamental properties of all states of matter. Okay, and the third one is it helps in defining the relationship of one element with another. Means अगर हम एक टेबल में अरेंज किए हैं और क्लासीफाई किए हैं कुछ बेसिस पर, देन हम देख सकते हैं अच्छा ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स इस तरह से इंटर रिलेटेड है, या ये एलिमेंट और ये एलिमेंट में ये प्रॉपर्टीज़ कॉमन है। इस तरह से हम जो एलिमेंट्स को जो है और थोड़े बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ओके, these are the reasons for the classification of elements. ओके, सो तो जो साइंटिस्ट जो है बहुत ट्राई किए कि किसी तरह से ये इतने सारे एलिमेंट्स को एक कॉम्प्रिहेंड वे में एक अच्छी तरह से सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज कर पाए, बट इट वाज रियली हार्ड फॉर देम। देन फाइनली क्या हुआ, देन दे डिसाइडेड कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई करेंगे। मीन्स एक ग्रुप में पूरा मेटल्स और एक ग्रुप में नॉन मेटल्स रखेंगे। पर उसमें भी प्रॉब्लम हो गया, ऐसे कुछ मेटल्स थे जिनका ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे जो मेटल का प्रॉपर्टीज एज वेल एज नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज दोनों शो करते थे। देन साइंटिस्ट फिर कंफ्यूज हो गए, अब हम इसको कहाँ पर रखें? देन तब तो इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुआ था। देन वो तो कन्फ्यूजन
उन्हें नहीं आया, बट फिर और कुछ साइंटिस्ट जो है वो लोग सोचे कि हम ये सारे एलिमेंट्स को उनके डेंसिटी या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इस तरह के कुछ फैक्टर के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। बट तब भी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि डेंसिटी हो, अगर डेंसिटी की बात करें देन डेंसिटी क्या है, जो टेम्परेचर चेंज के हिसाब से, टेम्परेचर चेंज मीन्स अकॉर्डिंग एज पर द टेम्परेचर चेंज द डेंसिटी में ऑल्सो वेरी, इजंट इट, तो वो भी प्रॉब्लम हो गया। तो साइंटिस्ट को एक ऐसा पर्टिकुलर फैक्टर का ज़रूरत था जो एक एलिमेंट के लिए फिक्स्ड हो, वो एलिमेंट के लिए वो चेंज ना हो, ऐसा एक प्रॉपर्टी वो फाइंड कर रहे थे। ओके, सो फाइनली जो हमारे साइंटिस्ट है विलियम प्रोस्ट, वो ऐसा एक प्रॉपर्टी फाइंड किए एंड द प्रॉपर्टी was atomic mass. Okay, so William Prout, who discovered the atomic mass of an element, never differs. Okay, तो विलियम प्राउड एक ऐसा प्रॉपर्टी पता उन्हें लगा एंड दैट वाज एटॉमिक मास। तो ये तो कंफर्म था कि कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है सराउंडिंग टेम्परेचर, कंडीशंस, प्रेशर, ये ऐसे कुछ भी चेंजेस होने से वो तो नहीं बदलने वाला। ओके, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हीलियम का एटॉमिक मास 4 है तो वो 4 ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना इलेक्ट्रॉन लूज हो या गेन हो, कुछ भी हो जाए, एटॉमिक मास तो चेंज नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है? एटॉमिक मास इसलिए चेंज नहीं होगा बिकॉज एटॉमिक मास इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो फंडामेंटल एलिमेंट्स है उनका सम हमारा ये एटॉमिक मास बनाता है, इसलिए उनका सम हमें एटॉमिक मास देता है, इसलिए वो जो फैक्टर है वो कभी चेंज नहीं होगा। देन तो ये एक टर्निंग पॉइंट था, ये मीन्स ये क्लासिफिकेशन के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। देन साइंटिस्ट क्या किए, देन साइंटिस्ट ऐसे ट्राई किए कि एटॉमिक मास के बेसिस पे या फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के सिमिलरिटीज़ को बेस करके क्लासिफाई करना शुरू करें एलिमेंट्स को। ओके, तो इस तरह से हमारा अभी क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। ओके, मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनने से पहले कितना सारा क्लासिफिकेशन आया वो सब हम देखेंगे। तो पहला है डॉबरनर्स ट्राइड्स। ओके, सो डॉबरनर वाज अ साइंटिस्ट एंड उन्हें एक प्रॉपर्टी मीन्स ही फाउंड आउट अ पैटर्न ही फाउंड आउट कि जो मीन्स ऐसे तीन एलिमेंट्स वो उन्हें मिला जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अराउंड सेम था। ओके, जिसका प्रॉपर्टीज अराउंड सेम था। तो ऐसे एलिमेंट्स को वो ग्रुप ऑफ 3 में अरेंज करना शुरू किए। लाइक इधर आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ग्रुप था। देन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ये एक ग्रुप था। देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक ग्रुप था। तो इस तरह से वो ग्रुपिंग करना शुरू किए और ये एक ग्रुप को हम बोलते हैं ट्रायड। ट्रायड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज़ 3 एलिमेंट्स इन इट। तो इनका जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ मीन्स बहुत सारे सिमिलरिटीज थे। तो इस सिमिलरिटीज को बेस करके डॉबरनर जो है इस तरह का ट्रायड, इस तरह का ग्रुप फॉर्म करना शुरू किए। ओके, तो इसमें ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के सिमिलरिटी के अलावा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था और वो ये था कि अगर हम ऐसे एक ग्रुप लेंगे देन उसके फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास का मीन यानी कि एटॉमिक मास का एवरेज जो है वो नियरली ये सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल था। तो इधर आप देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लिथियम का एटॉमिक मास है 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। तो अगर हम एवरेज निकालेंगे मीन्स मीन निकालेंगे, मीन कैसे निकालते हैं? 7 + 39/2 and that would come as 23। तो अगर आप ये आप ज़रूर जानते होंगे कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? इट्स 23। और अगर हम इस तरह से मीन निकाल के देखें तब भी 23 ही आ रहा है। ओके, सो दिस वाज अ यूनिक प्रॉपर्टी इन डॉबरनर्स ट्राइड्स। हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं डॉबरनर ट्राइड का। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40,
स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 88, बैरियम का एटॉमिक मास 137। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम और बैरियम के एटॉमिक मास के मीन या फिर एवरेज करने से स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास आता है क्या, या फिर स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के नियरली कुछ वैल्यू आता है क्या। क्या है? कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 प्लस 137 बाय 2, इट कम्स टू बी 88.5 विच इज नियरली सेम एज 88, मीन्स ये 88 वैल्यू के आसपास ये वैल्यू भी आ रहा है। ओके, और भी एग्जांपल देखते हैं। इधर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक मास, ओके, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 और आयोडीन का एटॉमिक मास 127। तो अगर हम ये दोनों का मीन या एवरेज निकाले तो क्या होगा? 35.5 प्लस 127 बाय 2 विच वुड कम अराउंड, तो इसका वैल्यू होगा 81.25, और ये 81.25 भी ये ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 जो है उसके आसपास ही है, isn't it? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जितना भी ट्रायड्स डोब्रेना बनाए उन सब में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर थे ही, उसके अलावा उनके फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का मीन करने से हमें सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो नियरली सेम मिल रहा था। ओके, तो डोब्रेना ट्रायड का जो डेफिनेशन है, मीन्स वो जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको एक बार सुना देती हूँ। सी, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ अ डोब्रेना ट्रायड was approximately equal to the arithmetic mean. Arithmetic mean का मतलब क्या है? Average. Average of the atomic masses of the other two element. Okay. This is all about Dobrina triad. Okay. अब इधर मैं कह चुकी थी कि ये सारे जो ग्रुपिंग है इसमें कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कॉमन थे। तो अगर हम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम की बात करें, देन पहला कॉमन थिंग तो ये है कि ये तीनों के तीनों क्या है? मेटल्स है। ओके, नेक्स्ट कॉमन थिंग ये है कि इन सब के ऑक्साइड बनते हैं। ऑक्साइड बनते हैं मीन्स दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ओके, अगर कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा देन कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो इस तरह से ये तीनों ही एलिमेंट्स जो है ऑक्साइड फॉर्म कर पाते हैं। एंड दैट टू, ये तीनों एलिमेंट के ऑक्साइड जो है दे आर एल्कलाइन इन नेचर। एल्कलाइन इन नेचर का मतलब है दे आर बेसिक इन नेचर। ओके, आप एसिडिक बेसिक नेचर पढ़ चुके होंगे, इजंट इट? तो इनके जो ऑक्साइड्स रहते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। और क्या है सिमिलरिटी? और ये है ईच हैज वैलेंसी 2, मीन्स तीनों कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम तीनों के ही वैलेंसी कितना रहता है? 2 रहता है, इजंट इट? तो ये सब सिमिलरिटीज है। और डोब्रेना क्या कहे थे कि इनका मीन जो है ये देगा, वो भी दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ डोब्रेना अरेंज द एलिमेंट्स। बट क्या अब हम डोब्रेना ट्रायड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स का? आंसर इज नो, क्योंकि अब तो हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हैं। तो उसका मतलब है कि जो डोब्रेना ट्रायड्स है उसे रिजेक्ट किया गया। तो अगर रिजेक्ट किया गया है देन उसका कुछ तो रीजन होगा। सो लेट्स नो द रीजंस फॉर डिस्कार्डिंग द लॉ ऑफ डोब्रेना। ये जो बनाए थे डोब्रेना, जो लॉ बनाए थे, जो ट्रायड बनाए थे, जो ग्रुपिंग किए थे, इसे क्यों डिस्कार्ड किया गया? डिस्कार्ड किया गया मीन्स इसे क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? ओके, फर्स्ट रीजन इज Dobrena failed to arrange all the then known elements in the form of triads. अभी तो हम 118 एलिमेंट्स जानते हैं, बट तब उतने एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे जब ये डोब्रेना ट्रायड्स बनाए थे। तो इवन दो इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होने के बावजूद भी जितने भी एलिमेंट्स थे तब उतने वो सारे एलिमेंट्स को डोब्रेना इस तरह के ट्रायड्स में अरेंज नहीं कर पाए थे। ओके, ही वॉज ओनली एबल टू अरेंज सम ऑफ दीज एलिमेंट्स इन ट्रायड्स। अंडरस्टूड? यानी कि अभी भी ऐसे बहुत सारे मीन्स तब भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनका ग्रुपिंग नहीं हुआ था। ये था फर्स्ट रीजन। तो
अगर हम कोई क्लासिफिकेशन का सिस्टम बना रहे हैं देन इट शुड बी सच दैट कि सारे जो एलिमेंट्स हैं उसमें इन्वॉल्व हो पाए, सारे एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई कर पाए। और अगर हम सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पा रहे देन इट्स अ फेलियर, इजंट इट। नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज द लॉ डिड नॉट फुल्ली अप्लाई इवन विद इन द सेम फैमिली। ओके, इसका मतलब है कि जो डॉब्रेना ऐसे ट्रायड्स बनाए थे, बहुत सारे ट्रायड्स बनाए थे, इनमें से कुछ ट्रायड्स जिनको वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने के कारण एक साथ रखे थे, उनका ये जो मिड एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का मीन नहीं आ रहा था। ओके, सो तो वही बोल रहा, और एक बार सुनेंगे मैं क्या पढ़ रही हूँ। द लॉ मीन्स कौन सा लॉ? डॉब्रेनर्स लॉ। द लॉ डिड नॉट फुल्ली अप्लाई इवन विद इन द सेम फैमिली। ओके, मीन्स ये एक फैमिली डॉब्रेना बनाए थे, क्या था? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ओके, सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 19, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 35.5 और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 80। ओके, तो इनको क्यों ऐसे एक फैमिली में रखे? इनको इसलिए रखे क्योंकि इनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो नियरली या फिर बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे, इसीलिए डॉब्रेना ने इन्हें एक ट्रायड, एक फैमिली में रखा। तो अगर एक फैमिली में रखे हैं देन डॉब्रेना लॉ के हिसाब से क्या होगा? इनका फर्स्ट यानी कि 19 प्लस 80/2 यानी कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज जो है नियरली 35.5 आना चाहिए था, isn't it? बट ऐसा नहीं हो रहा था। 19 प्लस 80/2 जो है हमारा 49.5 आ रहा था, which is not equal to 35.5। मीन्स 35.5 से बहुत दूर था ये 49.5 वाला वैल्यू, isn't it? तो वही कहा गया है। तो दिस इज द सेकेंड रीजन फॉर डिस्कार्डिंग द लॉ ऑफ डॉब्रेना। ओके, तो ये हम देखें कि डॉब्रेना किस तरह से, ये हम पहला क्लासिफिकेशन देखे। ओके, अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये पहला क्लासिफिकेशन है। डॉब्रेना फर्स्ट थे जो एक क्लासिफिकेशन सिस्टम ढूंढ कर लाए, बट वो फेल हो गया। मीन्स उसमें बहुत सारे डीमेरिट से हम कह सकते थे, इसलिए उसे डिस्कार्ड कर दिया गया। देन और एक साइंटिस्ट दैट इज न्यूलैंड, he came up with his system of classification and this is known as the Newland's law of octaves. Okay, and this is known as the Newland's law of octaves. Okay, octaves means 8. So इनका जो लॉ है इसमें कुछ 8 से रिलेटेड है and that is, एक मिनट मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से वो कहते थे, वो एक टेबल बनाए थे जिसमें मीन्स 7 एलिमेंट्स रखे थे एंड ही सेड दैट जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, लाइक द म्यूजिकल नोट। म्यूजिकल नोट आप सब सुने होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, इजंट इट? तो लास्ट वाला यानी कि 8th वाला क्या है? 8th वाला म्यूजिकल नोट है सा, और फर्स्ट वाला म्यूजिकल नोट क्या है? सा, इजंट इट? लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा। तो फर्स्ट और 8th ये दोनों म्यूजिकल नोट सिमिलर है। उसी तरह का एक क्लासिफिकेशन जो है न्यूलैंड भी प्रेजेंट किए थे। ही लाइक इधर इनका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से था, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला वो रखे थे हीलियम, लिथियम, वेरी सॉरी, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, सोडियम, इस तरह से वो रखे थे। तो उनका कहना था फर्स्ट और 8th वन इनमें कुछ सिमिलरिटीज है। ओके, इसीलिए इनको एक मीन्स फर्स्ट नोट, हमारा म्यूजिकल नोट की बात करें देन फर्स्ट एंड 8th नोट में सिमिलरिटी है, सेम आ रहा है सा। उसी तरह से उनका कहना था कि फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट में सिमिलरिटी होगा। अगर हम इस हाइड्रोजन से स्टार्ट करें देन दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8th एलिमेंट आ रहा है,
तो ये दोनों में कुछ कुछ सिमिलरिटी होगा। और अगर हम लिथियम की बात करें, देन लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो रहा है 8th एलिमेंट लिथियम का। तो ये दोनों में कुछ कुछ सिमिलरिटीज होगा। तो इस तरह से था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, मैं एक बार आपको जो एक्चुअल डेफिनेशन जो दिया गया है, जो स्टेटमेंट है, उसे पढ़ के सुना देती हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ओके, ये जो अरेंज किए हैं एलिमेंट्स को, ये कौन से बेसिस पे किए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मीन्स हाइड्रोजन का लिथियम का एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, बेरिलियम का लिथियम से ज़्यादा है। इस तरह से एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टीज ऑफ every eighth element starting from any element, मीन्स अगर हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करें तब जाके फ्लोरीन 8th एलिमेंट हो रहा है। ओके, starting from any element are a repetition of the properties of the starting element। तो ये है हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट और ये रहा हमारा 8th एलिमेंट। देन ये दोनों में प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज होगा। वही कहा गया है कि यू कैन सी अ रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, मीन्स प्रॉपर्टी दोनों का सिमिलर होगा। अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें, देन हमारा 8th एलिमेंट सोडियम होगा। देन लिथियम और सोडियम में कुछ सिमिलरिटीज होगा। देन इधर मैग्नीशियम लिखा गया है, तो अगर हम बेरिलियम से स्टार्ट करें, देन हमारा 8th एलिमेंट मैग्नीशियम होगा। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलरिटीज होगा। इस तरह से वो बहुत सारे एलिमेंट्स जो है अरेंज किए थे एज पर द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ओके, तो उनके लॉ के हिसाब से वो जो कह रहे थे कि स्टार्टिंग एलिमेंट से 8th एलिमेंट में कुछ रेपिटेशन होगा, ये जब साइंटिस्ट स्टडी किए, देन इट वाज ट्रू। तो इट गेन्ड मच पॉपुलैरिटी। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था, उन्हें उसे बहुत ही पॉपुलैरिटी मिला। ओके, तो अब देखते हैं व्हाट आर द मेरिट्स। मेरिट्स मीन्स व्हाट आर द एडवांटेजेस और व्हाट आर द गुड साइड्स दैट वी फाउंड इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। पहला है, दिस सिस्टम वर्कड क्वाइट वेल फॉर द लाइटर एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स लाइट थे मीन्स एटॉमिक मास जिनका कम था, मीन्स कम था, जो हैवी एलिमेंट्स है उनके लिए ये इतना अच्छा काम नहीं किया। बट जो लाइट एलिमेंट्स थे उन सब के लिए इट वर्कड वेरी वेल। वर्कड वेरी वेल का मतलब है जब वो सजाए थे पूरा, देन इट वाज वेरी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज इट रिलेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स टू देयर एटॉमिक मास। यस, ये जो सारा प्रॉपर्टीज है ये उनके एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट है, बिकॉज दीज आर अरेंज्ड एज पर द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। Okay, next is, for the first time it was shown that there is a distinct periodicity in the properties of elements। मतलब यानी कि पहली बार ये शो हुआ कि जो प्रॉपर्टीज जो है उसमें पीरियडिसिटी है। पीरियडिसिटी का मतलब है एट सम फिक्स्ड इंटरवल दे रिपीट, इजंट इट? तो यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो रहा है आफ्टर द 8th एलिमेंट और एट द 8th एलिमेंट। इसी तरह से फिर फ्लोरीन से 8th एलिमेंट जो होगा, क्या लिखा गया है, फ्लोरीन से 8th एलिमेंट हमारा क्लोरीन है। तो इनमें फ्लोरीन से अगर देखा जाए तो इनमें रिपीटेशन हो रहा है, मीन्स प्रॉपर्टीज फिर सेम होगा। तो क्या है, जो प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट हो रहे हैं एंड दैट टू एट अ फिक्स्ड इंटरवल, इजंट इट? 7 एलिमेंट्स के बाद ये प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहे हैं। वही कहा गया है कि पहली बार ऐसा पूरा प्रूफ हो गया या फिर दिखाया गया कि एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में पीरियडिसिटी है। ओके, नाउ उनके ये क्लासिफिकेशन के लिए न्यूलैंड को 1887 में ऑनर भी किया गया, यानी कि उन्हें कुछ अवार्ड मिला, एंड दैट वाज डेवी मेडल। ही वाज ऑनर्ड विद द डेवी मेडल फॉर दिस वर्क ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तब ये बहुत पॉपुलर हो गया था। पर और अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, अगर इतना पॉपुलर हो गया था
तो क्या हम आज ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? द आंसर इज ऑब्वियसली अ बिग नो। तो इसका मतलब है कि इसमें भी कुछ डीमेरिट्स थे, इजंट इट? इसमें भी कुछ फॉल्ट्स थे जिसकी वजह से आज हम ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नहीं पढ़ रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट वेयर दोस फॉल्ट्स। ओके, फर्स्ट इज दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट वर्क विथ हेवियर एलिमेंट्स। यस, ये जो क्लासिफिकेशन है, जो हेवियर एलिमेंट्स है यानी कि जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है, वो ये क्लासिफिकेशन में फिट नहीं हो पाए। ओके, दैट इज दोस लाइन बियॉन्ड कैल्शियम। भले ही आपके टेबल में, आपके बुक में आप देख पाएंगे कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में इधर कैल्शियम के बाद भी बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इजंट इट? इधर आप देख सकते हैं यू कैन। ओके, और एक चीज़, जब भी मैं ये चैप्टर पर्टिकुलरली पढ़ा रही हूँ तब आपको बुक हमेशा खोल के रखना है। ओके, ताकि मैं जब भी बोलूँ आप तभी के तभी चेक कर पाओ टेबल्स में। ओके, बाकी सब चैप्टर के टाइम में भी अगर मैं पढ़ाने के टाइम आप बुक खोल के रखें देन इट्स वेरी गुड। ओके, तो ये इधर आप देख सकते हैं आपके बुक में कि जो टेबल दिया गया है बाय न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसमें कैल्शियम के बाद भी क्रोमियम, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स मेंशन्ड है, बट वो जिस तरह से क्लासिफाई किया गया है इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। यानी कि उनका प्रॉपर्टीज़ जो है, अगर हम बात करें कैल्शियम के बाद क्रोमियम लिखा गया है और क्रोमियम के नीचे है इट्रियम और उसके बाद सिल्वरियम और लैंथेनॉइड सब है, तो इन सब का प्रॉपर्टीज़ में जो है पीरियडिसिटी नहीं है, बट स्टिल वो एक के नीचे एक रखा गया है। तो वही कहा गया है डीमेरिट्स में या फिर रीजंस फॉर डिस्कार्डिंग द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कि दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट वर्क वेल विथ हेवियर एलिमेंट्स। अंडरस्टूड? Now let's move on to the second reason. Second reason है Newland adjusted two elements, that is cobalt and nickel, in the same slot and these were placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties than these elements. Okay, तो इधर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और इसके नीचे न्यूलैंड जो है एक ही स्लॉट में कोबाल्ट और निकेल को प्लेस किए थे, जबकि ये दोनों का प्रॉपर्टीज जो है इनके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स थे यानी कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन से बहुत ही डिफरेंट था। सो दिस इज अ रीजन। तो इससे क्या पता चल रहा है, वो जो लॉ बताए उसी को ये ब्रेक कर रहा है, इजंट इट? तो ये था सेकेंड रीजन फॉर डिस्कार्डिंग द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब बढ़ते हैं थर्ड रीजन की तरफ। थर्ड रीजन इज आयरन, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. तो आयरन का प्रॉपर्टी जो है वो कोबाल्ट और निकेल के साथ बहुत हद तक सिमिलर है, बट आयरन जो है ये टेबल में बहुत ही कोबाल्ट और निकेल से बहुत ही दूर था। ओके, तो आयरन कहाँ पर है? यस, आयरन जो है ये क्लोरीन का जो टेबल है मीन्स इधर था हमारा आयरन, सो इट्स वेरी फार फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकेल, इजंट इट? अकॉर्डिंग टू हिम प्रॉपर्टीज जो है इस तरह से रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम बोले कि आयरन का प्रॉपर्टीज के साथ सिमिलर होने वाला एलिमेंट की बात करें देन इट वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर जो आएगा एलिमेंट वो रिपीट होगा, बट आप देख सकते हैं एक्चुअली कोबाल्ट और निकेल को इधर होना चाहिए बट वो प्लेस्ड है इधर, इजंट इट? इसलिए कहा गया है आयरन जिसका प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकेल के साथ बहुत सिमिलर है, दिस इज वेरी फार फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकेल। अंडरस्टूड? तो ये और एक डीमेरिट था। नेक्स्ट है ओके, तो इतने ही थे हमारे रीजंस फॉर डिस्कार्डिंग द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, तो ये सारे रीजंस की वजह से आज हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नहीं पढ़ते हैं। ओके, सो तो अब तक हम दो क्लासिफिकेशन सीख चुके हैं। एक है डोब्रेनर्स टाइप्स, दैट इज विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डोब्रेनर, और दूसरा हम सीखे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूलैंड। ओके, और आगे भी हमारा बहुत सारा क्लासिफिकेशन लाइक मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, देन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो आई होप कि मैं जितना भी आज पढ़ाई आपको समझ में आया होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट
do write it in the comment section. So till the next video, keep studying and bye bye.